तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने डिस्कस किया था इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन आर इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और तीनों प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझा था कि कोई भी प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव कब होगा, सिमेट्रिक कब होगा, ट्रांजिटिव कब होगा रिलेशन। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी किसी भी रिलेशन में है तो उसे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। और पूरा हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है। इसमें एक या दो क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आ रहे हैं जो इक्विवेलेंस क्लास पे बेस्ड है। हालांकि एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इसका जिक्र नहीं किया गया है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन पे बहुत ज्यादा आपको नहीं जाना है, मैं आपको समझा देता हूँ कि इक्विवेलेंस क्लास है क्या, किसको कहते हैं। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए which is non-empty, not equal to 5. Let A belongs to A. Then equivalence class of A is denoted by A. इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख के डिनोट करेंगे, इसको कहेंगे इक्विवेलेंस क्लास A. Is equal to X belongs to A such that X are A. अब इसका मतलब समझिए कि कोई भी रिलेशन जब हम दे रहे हैं, कोई भी रिलेशन लिखते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं ना, ए बी सच दैट। उसके बाद उसका कुछ डेफिनेशन लिखते हैं कि ए और बी में क्या रिलेशन है, ए इज पैरेलल टू बी, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए इज इक्वल, ए इज लेस देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। इस टाइप के बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। तो जब हम ऑर्डर्ड पेयर ए और बी लिखते हैं तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये हुआ कि बी हमें गिवन है और हम उसके करस्पॉन्डिंग ए चाहते हैं कि बी की ये वैल्यू ए की किस वैल्यू के लिए आएगी, वही इक्विवेलेंस क्लास होगा। मतलब हम किस में इंटरेस्टेड है, बी ए निकालने में। ए गिवन है, जो इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा है वो क्या है, बी की वैल्यू है और उसके करस्पॉन्डिंग रिलेशन को रीड करते हुए हमें क्या निकालना है, ए निकालना है, वही इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया, लेट ए इज इक्वल टू 1 3 5 6 8 12, ये एलिमेंट्स हैं इसमें, और आर का ए से ए में ही हमने एक रिलेशन बनाया, आर फ्रॉम ए टू ए, जिसका डोमेन भी ए है और कोडोमेन भी ए है, और उस रिलेशन का नाम हमने क्या दिया, एम एन सच दैट। अब इसके बाद हमने इसमें रिलेशन डिफाइन किया कि m इज इक्वल टू x टाइम्स मॉड 3, n टाइम्स मॉड 3, या फिर और सिंप्लीफाई किया तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि जो 3 हो, मॉड 3 की वैल्यू m माइनस n के इक्वल होगी। यही ना कह रहा है, मतलब m माइनस n जो आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा। ऐसे ही mn हमको लेने हैं कि पहला माइनस दूसरा हमेशा क्या है, 3 का मल्टीपल है। तो अब इस सेट में हमने पहले ढूंढा ऐसे कितने पेयर हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो पहला मिला हमको 1 1, 1 माइनस 1 0 आएगा, 0 3 का मल्टीपल होता है। फिर हमने 3 3 5 5 6 6 यानी जितने भी रिलेशन थे सबको ढूंढा, ये मिल गया हमको जो आपस में मिल रहे थे, यानी रिफ्लेक्सिव कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। तो 0 आ रहा था सबका डिफरेंस, और 0 3 का मल्टीपल होता है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दिया। उसके बाद 12 6 हमने देखा, 12 माइनस 6 कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, ये भी 3 का मल्टीपल है। 3 माइनस 6 ये भी 3 का मल्टीपल है, मॉड 3 का मल्टीपल है। 5 माइनस 8 ये भी 3 का मल्टीपल है। यानी इसमें जितने नंबर्स लिखे हैं सबका डिफरेंस 3 आ रहा है, 3 का मल्टीपल आ रहा है, तो उनको हमने लिख लिया। तो ये हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन टाइप का बन रहा है ना। अब इसमें अगर पूछा जाए कि बताइए इक्विवेलेंस क्लास 1 की वैल्यू क्या होगी, मतलब हम क्या जानना चाहते हैं कि 1 से रिलेटेड कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 1 से रिलेटेड कितने एलिमेंट्स हैं। तो देख लीजिए 1 1 है, यानी पहला एक 1 है जो 1 से रिलेटेड है, दूसरा कोई और दिख रहा है जो 1 से रिलेटेड हो नहीं, तो सिर्फ इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब अगर हम जानना चाहते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास 3 की वैल्यू क्या होगी, तो इक्विवेलेंस क्लास 3 की वैल्यू जानने के लिए हम देखेंगे कि 3 से रिलेटेड यानी कितने ऐसे पेयर हैं जिसमें लास्ट वाला क्या है, 3। तो एक तो यहाँ है और यहाँ पे है 6, सिर्फ एक ही है ना, जिसके लिए b की वैल्यू 3 हो, एक 6 भी है, 12 तो लास्ट में 3 होना चाहिए। अच्छा ये 6 12, तो इस तरह से 6 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। 6 से रिलेटेड कौन कौन से हैं वो इक्विवेलेंस क्लास 6 कहलाएगा।
समझ में आई बात? निकाल सकते हो ना? तो यही है हमारा इक्विवेलेंस क्लास। अब हम लोग अपना एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। अब एक्सरसाइज 1.1 का एक एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो उसमें बताने लायक होगा। जो सिमिलर क्वेश्चन होंगे उनको नहीं करेंगे हम लोग, एक टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। चेक करना है इसमें रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी। जैसे फर्स्ट का फर्स्ट गिवन है रिलेशन आर इन ए, सेट ए। सेट ए में क्या क्या है? 1 2 3 अप टू 30 40। और जो रिलेशन हमारा है वो डिफाइंड ऐसे है x y सच दैट 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है, सिमेट्री चेक करनी है। तो इसके दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। देखो कोई भी रिलेशन दो तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सेट बिल्डर फॉर्म में और दूसरा रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने पे क्लियरली हमको सब कुछ दिखता है, और जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा होता है तो उसकी प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो दोनों तरह से इसको कर सकते हैं। पहले हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करते हैं, चेक करते हैं। इफ 3x minus y is equal to 0, this implies 3x minus x is equal to 2x, which is not equal to 0. 3x minus y अगर 0 है तो 3x minus x क्या होगा? 2x आएगा उसका वैल्यू। अगर x 0 नहीं है तो वो भी 0 नहीं होगा। ये क्या शो कर रहा है? x y, ये क्या शो कर रहा है कि x y बिलोंग्स टू r। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई ये कर रहा है तो इसका मतलब कि x y रिलेशन r में बिलोंग करते हैं, यही मतलब हुआ। एंड दिस शोज दैट, या बट लिखो यहाँ, बट ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर y की जगह पे हम x रख रहे हैं, अगर y को x से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये रिलेशन r को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो x y अगर r में है बट x x r में नहीं हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा। दिस शोज दैट r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब दूसरा सिमेट्री पे बात कर ले। इफ 3x minus y is equal to 0, अगर 3x minus y 0 है तो क्या y 3y minus x 0 होगा? 3y minus x not equal to 0। किसी नंबर का 3 टाइम्स में से किसी दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 0 आ जा रहा है, तो क्या उस दूसरे नंबर के 3 टाइम्स में से भी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा? नहीं आएगा, कुछ माइनस में आएगा। तो ठीक है, क्योंकि ये नंबर छोटा था तभी तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आया। तो जब ये नंबर बड़ा है तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और बड़ा हो जाएगा, उससे छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ आएगी वैल्यू उसकी, 0 तो नहीं है, और बड़ा है। दिस शोज दैट r इज नॉट सिमेट्रिक, r सिमेट्रिक नहीं है। और तीसरा है इफ 3x minus y is equal to 0 and 3y minus z equal to 0। देखो 3x minus y 0 आ रहा है, 3y minus z 0 आ रहा है, इसका मतलब सबसे बड़ा कौन है इसमें? z। तो क्या 3x minus z 0 आएगा? नहीं आएगा। This shows that r is not transitive। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें कंसेप्ट उतना अच्छा क्लियर नहीं हो पाता है क्योंकि चीजें आपको दिख नहीं रही है। अब अगर इसी को हम रोस्टर फॉर्म में लिख के बनाएं तो आपको सब कुछ दिखेगा। जैसे पहले हम इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कर लेते हैं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं, तो यहां से हमें क्या निकल के सामने आ रहा है कि 3x इज इक्वल टू y। x की जो भी वैल्यू रखेंगे उसके 3 टाइम्स y मिलेगा। तो सबसे छोटी वाली वैल्यू पहले हम x की रखते हैं 1, तो y क्या मिलेगा? 3। 2 रखेंगे तो 6, 3 रखेंगे। एक कंडीशन को याद रखना है कि दोनों इसी के होने चाहिए, रिलेशन R में दोनों ही एक ही होने चाहिए, ये डोमेन भी और रेंज भी। 4 रखेंगे तो आएगा 12, 5 रखेंगे तो 15 आ जाएगा जो कि इसके बाहर का होगा, इसलिए उसको रख नहीं सकते। अब चीजें आपको दिख रही हैं इसमें क्लियरली। अब सीधे एक लाइन में लिखेंगे सिंस 1 belongs to A but 1 not belongs to A। R is not
रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्री पे चलना है तो 1 3 दिख रहा है, 3 1 ढूंढ लीजिए कहीं दिख रहा है। 1 3 belongs to R but 3 1 does not belong to R. R is not symmetric, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब देखो 1 3 है, 1 3 प्रेजेंट है ना, 3 से शुरू होने वाला एक और प्रेजेंट है इसमें 3 9, बट 1 9 नहीं प्रेजेंट है इसमें। 1 9 does not belong to R, so that R is not transitive। ठीक है। सेकंड इसका पार्ट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट बिल्कुल फर्स्ट जैसा ही है, उसको आप कर लेंगे। थर्ड पार्ट देखिए, इसमें A गिवन है एक सेट 1 2 3 4 5 6, इसी सेट से हमें रिलेशन बनाना है और रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, x y such that y is divisible by x। जो पहला नंबर हम लेंगे उससे दूसरा नंबर डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, देखिए रोस्टर फॉर्म का यूज वहीं तक करेंगे जहां तक पॉसिबल होगा। अगर लिखेंगे तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, एक पेज में लगभग लिखना पड़ेगा इसका। बहुत सारे नंबर्स, पहले तो सभी अपने से रिलेटेड है, 1 सबसे रिलेटेड है, फिर कईयों से रिलेटेड है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म नहीं यूज करेंगे। लिखेंगे सिंस इफ x डिवाइड्स y, अगर x y को, यही कह रहा है y इज डिविजिबल बाय x, तो इसको पढ़ते हैं x डिवाइड्स y। इसका मतलब ये ना होगा, अगर x y को डिवाइड कर रहा है तो x को भी डिवाइड कर रहा होगा। कोई भी नंबर खुद को तो डिवाइड करता ही है। एंड दिस इंप्लाइज x belongs to R is reflexive, R reflexive हो गया। सिमेट्री देखो, if x divides y then this implies y is not necessarily divides x। अगर x y को डिवाइड कर रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि y भी x को डिवाइड करे। किसी किसी केस में कर सकता है जब दोनों नंबर सेम रहे, जैसे 2 2 को डिवाइड कर रहा है तो 2 2 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 4 2 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है कि x y तो R में रिलेशन बना रहा है बट y x R में रिलेशन नहीं बना पा रहा है। दिस शोज दैट R इज नॉट सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक नहीं है। अब लास्ट कंडीशन बचता है सिंस x डिवाइड्स y, अगर x y को डिवाइड करता है, y z को डिवाइड करता है, तो डेफिनेटली x z को डिवाइड करेगा। जैसे 3 6 को डिवाइड करता है, 6 18 को डिवाइड करता है, तो 3 भी 18 को डिवाइड करेगा। दिस implies x divides z, that is x y belongs to R, y z belongs to R, implies x z belongs to R, hence R is transitive, R transitive है, means reflexive भी है, transitive भी है, but symmetric नहीं है। बात समझ में आई है? अब इसी का फोर्थ पार्ट है इन सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ये कह रहा है इन सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, नॉट पॉजिटिव नेगेटिव, वो कह रहा है सभी इंटीजर्स का सेट है z, और इसमें एक रिलेशन बनता है x y such that x minus y is an integer। जब हम सेट ऑफ इंटीजर से ये दोनों एलिमेंट ले रहे हैं तो दोनों इंटीजर होंगे, और आपको पता है कि दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा क्या आता है, इंटीजर ही आता है। तो ये रिलेशन सेटिस्फाई करने वाला जो रिलेशन है, क्या वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है? तो पहला तो क्लियरली दिख रहा है कि x माइनस x क्या होगा, इंटीजर होगा। x minus x belongs to z, x minus x belongs to z, that is R is reflexive, R reflexive हुआ। अब देखो x minus y अगर इंटीजर है तो y minus x भी इंटीजर होगा, किसी भी इंटीजर का नेगेटिव इंटीजर होता है। -2 अगर इंटीजर है तो +2 भी इंटीजर है, -5 इंटीजर है तो +5 भी इंटीजर है। तो ये सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव देख लो। अगर x माइनस y इंटीजर है, y माइनस z इंटीजर है, तो जब इंटीजर इसे मिल रहे हैं तो पहले और तीसरे का डिफरेंस क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, तो इंटीजर ही होगा। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है।
मींस ये इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जा सकता है। अब फिफ्थ पार्ट ओरली आप कर सकते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि r is equal to xy such that x and y work at the same place। x और y दोनों सेम प्लेस पे वर्क करते हैं। तो पहला कंडीशन क्या आपको दिखाना है कि x अपनी ही जगह पे काम करता है, x और x दोनों सेम जगह पे। जैसे मान लीजिए आप लोगों में से दो लोग हैं, दोनों लोग सेम स्कूल में पढ़ते हैं, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं? आप तो वहीं पढ़ते हैं जहां आप पढ़ते हैं, पहले तो ये हो गया, बस लिखना है इसमें। दूसरा, जहां आप पढ़ते हैं वहीं वो पढ़ता है, अगर ये कहें, या फिर जहां वो पढ़ता है वहीं आप पढ़ते हो, ये कहा जाए, बात तो एक ही है, तो सिमेट्रिक भी है। और जहां आप पढ़ते हो वहां वो पढ़ता है, और वहीं पे वो भी पढ़ता है, राहुल भी। तो ये कहा जा सकता है कि जहां आयुष पढ़ता है वहीं राहुल भी पढ़ता है, तो ये सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी हुआ। सेकंड कह रहा है कि x y such that x and y live in the same locality। x और y सेम लोकेलिटी में रहते हैं। तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी के जैसा है, आप कर लेंगे। ये भी रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। थर्ड कह रहा है x such y such that x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y। x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो x अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं होगा, अपने बराबर होगा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। लिख लोगे ना, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक भी नहीं है। अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो y x से 7 सेंटीमीटर छोटा है ना कि बड़ा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं और ट्रांजिटिव तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा। तीसरा D है x is wife of y। इसको ध्यान से सुनो, x is wife of y। अब यहां अगर कहा जाए क्या कोई भी महिला खुद की वाइफ हो सकती है? नहीं, तो रिफ्लेक्सिव खत्म, रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर कहा जाए कि अगर एक्स वाई की वाइफ है, कोई औरत है किसी की वाइफ है, तो क्या वो जिसकी वाइफ है वो भी किसी का वाइफ होगा? उसकी वाइफ, वो उसका हस्बैंड होगा। तो यहाँ पे एक्स वाई अगर आर में है तो वाई एक्स आर में नहीं आएगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव सोचते हैं। एक्स ट्रांजिटिव के बारे में क्या ख्याल है? अगर मान लो महिला x है और वो y पुरुष की वाइफ है, तो क्या y z की वाइफ हो सकती है? नहीं हो सकती। x y की वाइफ है तो y हमेशा क्या होगा? मेल होगा, कोई पुरुष होगा, और कोई पुरुष किसी भी व्यक्ति का कभी वाइफ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे x y तो मिल रहा है लेकिन y z मिल ही नहीं रहा है। यहाँ ध्यान दो, x y बिलोंग्स टू r है, यहां ध्यान दीजिए, x y r में है, x y की वाइफ है, बट y किसी की वाइफ नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। तो y से स्टार्ट होने वाला कोई है ही नहीं एलिमेंट। तो इस केस में नो नीड टू चेक द ट्रांजिटिविटी, हम सीधा सीधा क्या कहते हैं? इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कई बुक में इसका गलत आंसर भी दिया है कि इट इज नॉट ट्रांजिटिव, वो गलत है। ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक है, ये ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि y से शुरू होने वाला कोई दूसरा रिलेशन मिल नहीं रहा है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए अभी। x y अगर r में है, y z r में है, तब x z को चेक करते हैं। x y r में है, y से शुरू होने वाला दूसरा एलिमेंट r में है ही नहीं, तो हमें y x z को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा लिखते हैं इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, इट इज ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव होगा। अब सेकंड क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2 है r इन सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये पहले गिवन है, इन सेट ऑफ रियल नंबर्स। r का मतलब यहाँ पे a b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। r स्टार इसको कर लेते हैं, इस रिलेशन का नाम अगर r है, ठीक है, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है। r is equal to ab such that a is less than b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। अब यहाँ हमें प्रूव करना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो जब ये प्रूव करना है तो काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा। हमने आपको लास्ट टर्म पे ही बताया था कि जब नॉट वाला प्रूव करना हो तो वहां पे काउंटर एग्जांपल की जरूरत पड़ती है। तो हमें कोई एक एग्जांपल ऐसा देना है कि ए से रिलेशन नहीं रखता है। तो कोई भी फ्रैक्शन वाला एग्जांपल a is less than b square,
देखो जनरली तो किसी भी नंबर का स्क्वायर उससे छोटा होता है, लेकिन फ्रैक्शन के केस में जब जाएंगे तो किसी अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसका स्क्वायर हमेशा उससे छोटा हो जाता है। तो हम यहाँ पे कोई भी एक रियल नंबर ले लेते हैं 1/2। 1/2 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, बट 1/2 इज नॉट लेस देन 1/2 स्क्वायर। 1/2 के स्क्वायर से लेस नहीं है, 1/4 है ये छोटा है इससे। इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 रिलेशन R की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और जब नहीं कर रहा है तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा सिमेट्री के कंडीशन में भी हमें एक कोई एग्जांपल देना है। जैसे मान लो हमने दे दिया 2 is less than 1 is less than 2 square, 1 is less than 2 square। 1 2 के स्क्वायर से लेस होता है, बट 2 is not less than 1 square। 2 1 के स्क्वायर से लेस नहीं है, तो ये क्या शो कर रहा है कि 1 2 तो R में है, बट 2 1 R में नहीं है। This shows that R is not symmetric। R सिमेट्रिक नहीं है। और थर्ड का कंडीशन जो ट्रांजिटिविटी दिखानी है, उसमें कोई एग्जांपल सोचिए। जैसे मान लेते हैं 2 is less than 1.5 का स्क्वायर कितना होता है, 2.25। 1.25 के स्क्वायर से लेस है, 1.25 3 के स्क्वायर से एग्जाम्पल यहाँ पे सोचना पड़ेगा। 2 3/2 5/4 ले लें। (1.5) is less than 1.3 स्क्वायर। 1.69 इसकी वैल्यू होगी, 1.25 और 1.5 ये है तो इससे ग्रेटर है ये, बट 2 is not less than 1.3 स्क्वायर। 2 1.3 स्क्वायर से लेस नहीं है। This shows that 2 1.5 belongs to R, 1.5 1.3 belongs to R, but 2 1.3 does not belong to R. R is not transitive। R transitive नहीं। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, थर्ड क्वेश्चन में चेक वेदर द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 as R is equal to AB such that B is equal to A plus 1 is reflexive, symmetric और R transitive। इसको चेक करना है, इसमें रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी और सिमेट्री। तो पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लें, बहुत ज्यादा लंबा है नहीं। अगर R की वैल्यू, A की वैल्यू सबसे लेस रखें इसमें 1, तो B की वैल्यू क्या आएगी, उससे ज्यादा आएगी 2 रखेंगे 3 आएगी, 3 रखेंगे 4 आएगी, 4 रखेंगे 5 रखेंगे 6 रख नहीं सकते क्योंकि उसके बाद वाला इससे बाहर चला जाएगा। अब इसको देख के आपको बताना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, 1 2 है 2 1 दिख ही नहीं रहा, ट्रांजिटिव भी नहीं है, 1 2 2 3 है 1 3 नहीं। कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट रिलेशन R in set of real number defined as R is equal to AB such that A is less than or equal to B is reflexive and transitive but not symmetric। कह रहा है कि सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव तो है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब यहाँ लेस देन और इक्वल टू है, तो कोई भी नंबर अपने इक्वल तो होता ही है। If A is less than or equal to B, this implies A is less than or equal to A। A को लेस देन और इक्वल टू A तो लिख ही सकते हैं क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन होना चाहिए, तो A के इक्वल है। दिस शोज दैट AB belongs to R implies A belongs to R। R is reflexive, R रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक नहीं है ये प्रूव करना है।
सिमेट्रिक नहीं है। तो वहां कोई भी एग्जांपल दे देंगे, काउंटर एग्जांपल कोई भी दे दो। सेट ऑफ रियल नंबर्स में 1 is less than 2, 1 is less than or equal to 2, but 2 is not less than or equal to 1. This shows that 1 2 belongs to R, but 2 1 does not belong to R. R is not symmetric. R symmetric नहीं है। और थर्ड में ट्रांजिटिविटी के लिए if A is less than or equal to B and B is less than or equal to C, this implies A is less than or equal to C. अगर A B से छोटा है और B खुद C से छोटा है तो A तो छोटा ही होगा C से। This shows that A B belongs to R, BC belongs to R, implies AC does not belong to AC belongs to R. R is transitive. R transitive. Question number 5 है check whether the relation R is equal to AB such that A is less than B cube is reflexive symmetric or transitive। तो जैसा फोर्थ क्वेश्चन में हमने किया है स्क्वायर के लिए, थर्ड क्वेश्चन में सेम, थर्ड नहीं सेकंड क्वेश्चन में सेम वे में उसके लिए भी कर लेंगे। ये भी नहीं होगा तीनों में से कोई, सेट ऑफ रियल नंबर में पूछा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है एक रिलेशन गिवन है एक सेट के अंदर और ये कह रहा है कि इसको शो करना है कि सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। साफ साफ दिख रहा है 1 है 1 1 नहीं है। 1 belongs to A but 1 1 does not belong to R, it is not reflexive। और यहां तो देखो 1 2 R में है और 2 1 भी R में है तो सिमेट्रिक है। और ट्रांजिटिविटी दोनों 1 2 है 2 1 है बट 1 1 नहीं है। 1 1 does not element होगा तो ट्रांजिटिव नहीं है, यही शो करना था। क्वेश्चन नंबर 7 में है x y such that x and y have same number of pages, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। तो x और y दो अलग अलग बुक है, दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो किसी भी बुक में अपने बुक के इक्वल तो नंबर ऑफ पेज होते ही हैं, रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर एक बुक में दूसरे बुक के इक्वल पेज है तो दूसरे बुक में भी पहले बुक के इक्वल पेज है, सिमेट्रिक हो गया। एक में दूसरे के इक्वल दूसरे में तीसरे के इक्वल है तो पहले में तीसरे के इक्वल होंगे, सिमेट्रिक हो गया। बस देखिए आपको देख लीजिए। 8 नंबर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 गिवन है ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, ये कह रहा है। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 होता है, ये भी इवन है, इवन है ना। तो रिफ्लेक्सिव हुआ कि नहीं हुआ? A belongs to R, it is reflexive। सिमेट्रिक देख लो, if A minus B is even, अगर A minus B even है तो B minus A माइनस ऑफ A minus B, किसी भी इवन नंबर का नेगेटिव भी इवन होता है। अगर 6 इवन है तो -6 भी इवन है, हमने यहाँ माइनस लगा दिया तो ये क्या पलट हो जाएगा B minus A is even। ये क्या शो कर रहा है कि अगर A B R में है तो B A भी R में है, hence it is symmetric। ट्रांजिटिविटी देख लो, if A minus B is even, अगर A minus B even है B minus C even है तो इन दोनों का सम जो होगा वो भी इवन होगा। दो इवन नंबर का सम क्या होता है? इवन होता है। दिस इंप्लाइज A minus B plus B minus C, इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा? A minus C is even। ये क्या शो कर रहा है कि A भी R में है B C में R में है तो A C भी R में हो रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। अब इसके बाद एक और भी इसमें क्वेश्चन किया है कि 1 3 5 एक सेट दिया है 1 3 5, कह रहा है कि इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट के सभी एलिमेंट से रिलेटेड है। तो देख लीजिए 1 minus 1 करेंगे तो इवन ही आएगा, 3 minus 3 करोगे तो इवन ही आएगा, 5 minus 5 करोगे इवन ही होगा, 1 minus 3 करोगे तब भी इवन आएगा, 1 minus 5 करोगे तो भी इवन आएगा। इस सेट के किसी भी दो एलिमेंट का डिफरेंस लोगे तो हमेशा क्या आएगा? इवन। तो इस सेट के सभी एलिमेंट इसके सभी एलिमेंट से रिलेटेड है। कह रहा है कि इस सेट के सभी एलिमेंट 2 4 से रिलेटेड नहीं है, कोई भी 2 4 से कोई भी रिलेटेड नहीं है। इसके किसी भी एलिमेंट का इसके किसी भी एलिमेंट से डिफरेंस लो तो वो इवन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ऑड है इसमें इवन है और इवन ऑड का डिफरेंस हमेशा ऑड आता है। तो इसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन in R in the set A
is equal to x belongs to z and x lies between 0 to 12. जो सेट हमारा है वो कहां से कहां तक मैंने a is equal to x belongs to z set of integers such that x lies between 0 to 12. तो पहले हम इसका लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म। कह रहा है कि a minus b is multiple of 4, a minus b multiple of 4 है। रोस्टर फॉर्म लिखने में बहुत ज्यादा होता है, नहीं थियरेटिकली कर लेते हैं। if a minus b is multiple of 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 4a, ये 4 का मल्टीपल है। this implies a minus a is equal to 0 is also multiple of 4, that is ab belongs to r implies aa is also belong to r. This shows that r is reflexive. r reflexive हो गया। अब देखो if a minus b is multiple of 4, अगर a minus b multiple है 4 का, this shows that minus of a minus b is equal to b minus a। माइनस ऑफ a माइनस b अगर माइनस का मल्टीप्लाई करें तो क्या बना देगा इसे b माइनस a, और किसी भी अगर ये 4 का मल्टीपल है तो इसका नेगेटिव भी 4 का मल्टीपल होगा, इस मल्टीपल ऑफ 4, दैट इज ab belongs to r implies ba belongs to r. r is symmetric, r symmetric भी हो गया। if a minus b is multiple of 4, b minus c is multiple of 4, अगर a minus b 4 का मल्टीपल है, b minus c 4 का मल्टीपल है, तो दोनों का सम भी 4 का मल्टीपल होगा। a minus b plus b minus c, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा a minus c is also multiple of 4, ये भी 4 का मल्टीपल होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या शो कर रहा है, ab belongs to r, bc belongs to r implies ac belongs to r. r is transitive, r is transitive, hence it is an equivalence relation। ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इसी का सेकंड पार्ट में है, उसमें r is equal to दिया है ab such that a is equal to b। कह रहा है a is equal to b है, तो ये तो क्लियरली दिख रहा है कि a equal to b अगर है तो a is equal to a भी होगा, मींस रिफ्लेक्सिव हो गया। a is equal to b है तो b is equal to a भी लिख सकते हैं, सिमेट्रिक हो गया। अगर a is equal to b है, b is equal to c है, तो डेफिनेटली a is equal to c होगा, ट्रांजिटिव हो गया। तो ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है इसके बाद, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन व्हिच इज, पहले में कह रहा है एक ऐसा एग्जांपल देना है जो सिमेट्रिक हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो एक सेट कोई भी सपोज कर लो छोटा सा 1 2 3, और इसमें r इज इक्वल टू लिख दो 1 1 2 2 3 3, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होने देना है, तो 1 2 और 2 3 लिख के छोड़ दो। 1 2 तो है, 2 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं हुआ। 1 2 भी है, 2 3 भी है, लेकिन 1 3 नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। तो ऐसे एग्जांपल लेके जितने भी एग्जांपल्स देने हैं आप कर लेंगे। ऐसे ही कोई छोटा एग्जांपल उठाएंगे और दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, शो दैट द रिलेशन r on set A of point plane in a plane given by r is equal to pq, distance of p from origin is same as distance of q from origin। क्वेश्चन नंबर 11 में करना क्या है कि इसकी डेफिनेशन ये गिवन है कि r इज इक्वल टू, अगर pq लिखा है p, q, तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिन से p की डिस्टेंस OP और ओरिजिन से q की डिस्टेंस दोनों सेम है। तो अगर इसको हम लिखें ऐसे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में ना लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं OP इज इक्वल टू OQ, यही गिवन है। अब देखो if OP इज इक्वल टू OQ, दिस इंप्लाइज OP इज इक्वल टू OP, अगर OP OQ के इक्वल है तो OP OP के भी इक्वल होगा, एंड दिस इंप्लाइज PP इज आल्सो बिलोंग्स टू R। R इज रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखो इफ OP बिलोंग्स टू R, दैट इज OP इज इक्वल टू, अगर OQ लिखा जाए तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं OQ इज इक्वल टू OP,
OP इज इक्वल टू OQ लिखो, चाहे OQ इज इक्वल टू OP लिखो, यानी ओरिजिन से दोनों की डिस्टेंस सेम है। अब इसको क्या लिखेंगे अगर रिलेशन में लिखा रहे तो QP बिलोंग्स टू R, OP अगर R में था तो OQ भी R में, QP भी, सॉरी ये PQ था, PQ बिलोंग्स टू R, इसका मतलब था OP इज इक्वल टू OQ, तो OQ इज इक्वल टू भी OP होगा, इसको लिखेंगे QP बिलोंग्स टू R। दिस शोज दैट R इज सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक हो गया। अब देखो इफ OP इज इक्वल टू OQ, अगर OP इज इक्वल टू OQ है, OQ इज इक्वल टू OR है, सपोज करो हम तीसरा पॉइंट कोई और ले रहे हैं इसमें R, अब इसके डिस्टेंस के इक्वल है और इसकी डिस्टेंस इसके इक्वल है, तो तीनों आपस में इक्वल होंगे ना, इक्वल टू R। दिस शोज दैट OP इज आल्सो इक्वल टू OR, दैट इज PR belongs to R। R is transitive, ये ट्रांजिटिव भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में ऐसा ही एक क्वेश्चन और भी गिवन है। सेट ऑफ ट्रायंगल्स में से एक रिलेशन बनाया गया है कि T1 T2 यानी दो ट्रायंगल को हम इस ऑर्डर पेयर में तभी रखेंगे जब दोनों सिमिलर हों। डेफिनेशन ये कह रहा है कि अगर T1 T2 दोनों सिमिलर हैं तो इसमें रखे जाएंगे रिलेशन में। तो ये रिलेशन बताइए क्या प्रूव करना है कि चेक करना है? प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखो इफ T1 इज सिमिलर टू T2, कोई भी एक ट्रायंगल की ही बात नहीं, कोई भी पॉलीगन ले लो, अगर एक ट्रायंगल या एक पॉलीगन दूसरे के सिमिलर है तो दूसरा भी पहले के सिमिलर होता ही है। कोई भी जैसे हम हैं, हम अपने सिमिलर हैं, है ना, तो उसी तरह से ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के सिमिलर है तो T1 T1 के भी सिमिलर होगा। अब इसको लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे T1 T2 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज T1 T1 बिलोंग्स टू R। बस आपको लिखना आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो कौन सा कंडीशन हो गया? रिफ्लेक्सिविटी। इसी तरह से लिखेंगे इफ T1 इज सिमिलर टू T2 दिस इम्प्लाइज T2 इज आल्सो सिमिलर टू T1। अगर T1 T2 के जैसा दिखता है तो T2 भी T1 के जैसा दिखेगा, दैट इज T1 T2 belongs to R, T2 implies T2 T1 also belongs to R, and similarly if T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3 this implies T1 is similar to T3। यानी फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड के जैसा है, सेकंड थर्ड के जैसा है तो फर्स्ट थर्ड के जैसा होगा, सिमिलर होगा उसके, तो ये ट्रांजिटिविटी भी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन सेट A P1 P2 P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। कह रहा है कि P1 P2 दो पॉलीगन को डिनोट करते हैं और दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर P1 में सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं P2 के इक्वल तो P1 में P1 के इक्वल तो होंगे ही, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। P1 में P2 के इक्वल साइड्स हैं तो P2 में P1 के इक्वल साइड्स हैं, ये सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव भी होगा। P1 P2 P3 ले लेंगे। 14 में ऐसे ये लाइन इज पैरेलल टू, अब देखिए 14 क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए L1 L2 ये सेट ऑफ लाइंस में एक रिलेशन बनाया गया है। L1 L2 का मतलब L1 इज पैरेलल टू L2। चेक करना है पहले कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, फिर इसके करेस्पॉन्डिंग एक जनरल इक्वेशन लिखना है आपको। तो पहले तो इसको चेक करेंगे इफ L1 is parallel to L2 this implies L1 is also parallel to L1, that is L1 L2 belongs to R implies L1 L1 belongs to R। R is reflexive, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकेंड कंडीशन इफ L1 is parallel to L2 this implies L2 is also parallel to L1। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगा, दैट इज L1 L2 belongs to R implies L2 L1 also belongs to R। R is symmetric। और थर्ड है if L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3 this implies L1 is also parallel to L3, this implies R is transitive। और जब ये ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तीनों हो गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब इसमें ये कह रहा है कि अगर किसी
लाइन का इक्वेशन ये है तो इसके पैरेलल सभी लाइन का इक्वेशन एक डिनोट करने वाला इक्वेशन लिखिए। तो हमें पता है कि जितनी भी पैरेलल लाइंस होती है सबका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। y इज इक्वल टू mx प्लस c में m इक्वल होना चाहिए, बाकी सब कुछ बदल सकता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y इज इक्वल टू 2x प्लस कितना लिखा है 1 2x प्लस 4 इज y इज इक्वल टू 2x, यहाँ तो 2x ही रहेगा, यहाँ रख दीजिए c, where c इज इक्वल टू एनी रियल नंबर। ओके, ठीक है, इसके पैरेलल होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है 15। इफ लेट r बी द रिलेशन फ्रॉम सेट 1 2 3 4, एक सेट है और इसमें रिलेशन बना है 1 2 2 2 1 1 4 4 और भी नंबर्स 1 3 3 3 एंड 3 2। करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। आर इज रिफ्लेक्सिव, 1 1 2 2 3 3 4 4 है, 1 1 है, 2 2 है, 4 4 है, 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा। 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। 1 2 है, 2 3 है, 2 2 है और 1 2 तो है ही है, 1 3 है, 3 3 है, 1 3 है ही है, 3 2 है और 3 3 है, 3 2 है, 3 2 है ये, तो ट्रांजिटिव तो मुझे लग रहा है कि है, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। और 16 नंबर आपके लिए छोड़ देते हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन नेक्स्ट लेक्चर।